हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। मेरा नाम है आकाश साहू। अभी तक हम संविधान के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जिसमें जैसे कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, संसद के बारे में देखे हैं, लोकसभा के बारे में देखे हैं, और लास्ट वीडियो जो बना था वह राज्यसभा से ही संबंधित था। और आज जो राज्यसभा का एक और वीडियो लेकर आया हूं मैं, जिसमें हम पढ़ेंगे राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पास मैंने कुछ अनुच्छेद लिखे हुए हैं जो कि राज्यसभा को प्राप्त शक्तियां हैं, और उसके अलावा यहाँ पास मैंने संयुक्त अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, ताकि उसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वह आपसे बन जाए। तो आज का जो वीडियो है वह राज्यसभा की शक्तियों के बारे में है और संयुक्त अधिवेशन के बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है अनुच्छेद 249। तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा को क्या शक्ति प्राप्त है एवं उसका कार्य क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यह संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। तो यहाँ पास गौर करने वाली क्या बात है, मैंने संसद कहा है। यह संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है, लेकिन यदि लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो या फिर लोकसभा विघटित हो गई हो तो फिर यह कार्य कौन करेगा? केवल राज्यसभा करेगी। तो राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यह अधिकार होता है कि वह राज्य सूची के विषय में विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है। कब कर सकता है? जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या फिर उसका सत्र ना चल रहा हो, ऐसी स्थिति में। लेकिन यदि सत्र चल रहा हो लोकसभा का तो फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों को यह अधिकार होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 250 के बारे में। तो यदि आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध बनाने के बारे में विधि की बात कर रहा है। तो यहाँ पास भी क्या बात हो रही है, यदि राज्य में यदि कहीं पर किसी राज्य में, जैसे केरल राज्य या फिर मानते या फिर जम्मू कश्मीर, जहाँ पे अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जिसे हम राज्यपाल शासन भी बोल देते हैं कभी कभी, तो वहां जो है यदि लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो तो उसके बारे में यदि कोई भी फैसला लेना हो राज्य सूची के अंतर्गत तो कौन लेगा? राज्यसभा लेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य सूची के अंतर्गत सारे फैसले कौन लेता है? राज्य सरकार लेता है। लेकिन यदि वहां पर राष्ट्रपति शासन चल रहा हो तो फिर सारे फैसले कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगा। और यदि केंद्र सरकार में लोकसभा ना हो, केवल राज्यसभा हो, तो फिर राज्यसभा ही राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 252। तो अनुच्छेद 252 में क्या लिखा हुआ है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने के संबंध में संसद की शक्ति एवं ऐसी किसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत करना। मैं इसको फिर से एक बार पढ़ ले रहा हूं, उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने के संबंध में संसद की शक्ति एवं ऐसे किसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत करना। तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत यदि कोई राज्य चाहता है कि उसके संबंध में संसद कोई कानून बनाए उस राज्य के संबंध में, तो कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। तो जो राज्य होते हैं, दो या दो से अधिक राज्य, वो चाहते हैं कि आप हमारे संबंध में यह कानून बनाए, और यदि संसद को वह चीज ठीक लगता है तो वह उस राज्य के लिए वह कानून बना सकता है। लेकिन यदि उस समय भी लोकसभा ना चल रही हो तो राज्यसभा को यह अधिकार हो जाता है कि वह उस राज्य के लिए कानून बनाए। इसके बाद मैंने यहाँ पास लिखा हुआ ऐसी किसी विधि का अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत करना। तो यदि वह कानून या फिर जो विधि है वह सही लगता है किसी अन्य राज्यों को भी, तो फिर क्या कर सकते हैं? राज्य सरकार जो है वह संसद, दूसरे जो राज्य सरकार है वह संसद को बोलेगी कि हमको भी वह विधि अपने राज्य में लागू करना है, या फिर वह कानून हमको अपने राज्य में कानून को लागू करना है। तो फिर दूसरे राज्य भी उस कानून को अपने राज्यों में लागूकृत कर सकते हैं। यही चीज जो है वहां पास लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने के संबंध में संसद की शक्ति एवं ऐसी किसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत करना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं
तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों को कोई ऐसा लोक सेवा आयोग के बारे में अगर कोई विधि बनाना हो या फिर और कोई कानून बनाना हो जो कि तीनों राज्य जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो तीनों राज्य मिलकर संसद के पास जा सकते हैं कि हमें ये विधि बनाने के लिए अनुमति चाहिए, तो संसद वहां पे वह विधि बनाएगी और उसके बाद इनको अनुमति देगी कि आप उसे अपने राज्यों में लागू कर सकते हैं। इसके बाद बात करता हूं मैं अनुच्छेद 312 के बारे में। तो अनुच्छेद 312 जो है वह लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। मतलब जो लोक सेवा आयोग के जो एग्जाम देते हैं हम, आईपीएस या आईएएस इत्यादि जो एग्जाम रहते हैं आईएएस के, तो वह क्या है, अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार रहता है कि वह नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, मतलब नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। और यदि इस समय भी लोकसभा ना चल रही हो तो राज्यसभा को यह अधिकार होता है कि वह अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। बाद में उसे लोकसभा से भी मान्यता प्राप्त करना जरूरी होगा। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, आपातकालीन घोषणा दोनों सदनों में अनिवार्य है, लेकिन यदि लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा से स्वीकृति लेना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, चाहे वह राज्यों में हो, चाहे पूरे देश में हो या देश के किसी एक भूभाग में हो, तो उसके लिए उसको मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ती है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वह राष्ट्रपति जो है जो आपातकालीन या फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लोकसभा का विघटन हो गया हो और लोकसभा का नया चुनाव नहीं हुआ हो, तो ऐसी परिस्थितियों में राज्यसभा को यह अधिकार होता है कि वह राष्ट्रपति को सलाह देती है आपातकाल घोषणा के बारे में। तो वही बातें लिखी हुई है, आपातकालीन घोषणा दोनों सदनों में अनिवार्य है, लेकिन यदि लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा से स्वीकृति लेना आवश्यक है। इसके अलावा यदि आपातकाल को खत्म करना हो, जैसे कहीं किसी क्षेत्र में, भारत के किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगा हो, यदि वहां पर आपातकाल खत्म करना हो और लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो राज्यसभा जो है वह साधारण बहुमत से पास करके उस राज्य से राष्ट्रपति शासन हटा सकता है या फिर उस भारत के उस भूभाग से राष्ट्रपति शासन को हटा सकता है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, यदि कोई राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का हिस्सा हो तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो यदि कोई राज्यसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो भी वह लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है। कब ले सकता है? जब वह मंत्रिपरिषद का सदस्य हो। जैसे कि अरुण जेटली जी जो है वह राज्यसभा के सदस्य है, लोकसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन वह मंत्रिमंडल या आप कह सकते हैं मंत्रिपरिषद का हिस्सा है, क्योंकि वह एक वित्त मंत्री है, उसके अंदर एक विभाग है, तो वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए जा सकते हैं। वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 108 के बारे में। तो अनुच्छेद 108 क्या है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। तो हम जानते हैं कि संसद का जो अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन, वह कुल मिलाकर स्वतंत्रता के पश्चात 3 बार बुलाया गया। कब कब बुलाया गया? पहली बार बुलाया गया 1961 में, 1961 में दहेज विरोधी अधिनियम के अगेंस्ट। इसके बाद बुलाया गया बैंकिंग सेवा अधिनियम के लिए सन 1978 में। सन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी और सन 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। तब बैंकिंग सेवा अधिनियम का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था उसके लिए। इसके बाद सन 2002 में कोटा अधिनियम के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो हम जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन को आहूत करने का जो अधिकार है या फिर बुलाने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को होता है और उसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यह 2 पॉइंट जो है मैंने यहाँ पास नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि उसे मैंने राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसे बता चुका था। तो 3 बार कुल मिलाकर हुआ है, 3 बार कुल मिलाकर संसद का संयुक्त अधिवेशन हुआ है। यहाँ पास एक गौर करने वाली बात है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अभी कुछ दिन पहले ही उनका निधन हुआ है।
तो संसद के वह एकमात्र ऐसे सदस्य रहे हैं जिन्होंने संसद के तीनों संयुक्त अधिवेशन में भाग लिया है। तो इसके बाद तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि संसद के कितने संयुक्त अधिवेशन में? 3 बार। और संसद का ऐसा कौन सा सदस्य रहा है जिसने संसद के तीनों संयुक्त अधिवेशन में भाग लिया है? तो वह थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट, संयुक्त अधिवेशन निम्न स्थितियों में बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने 3 ऐसी स्थितियां बताई हुई है जहां पर हम संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। पहली कौन सी स्थिति है? निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में इसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है। तो हम जानते हैं जब भी निर्वाचन होता है उसके बाद जो भी लोकसभा का जो प्रथम सत्र होता है उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा का। और इसमें जो राष्ट्रपति होता है वह अपना अभिभाषण देता है, जिसे हम धन्यवाद प्रस्ताव भी बोलते हैं। और यह अभिभाषण जो है वह मंत्रिपरिषद के द्वारा तय किया जाता है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में इसमें भी राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है। तो हम जानते हैं जो भी नया वर्ष होगा उस नए वर्ष में जब भी संसद का पहला सत्र लगेगा तब भी राष्ट्रपति क्या करता है? अपना अभिभाषण देता है। और अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद तैयार करता है, और उसे हम धन्यवाद प्रस्ताव भी कहते हैं। तो 2 परिस्थितियों के बारे में हमने देख लिया। अब तीसरी परिस्थिति के बारे में देखते हैं। धन विधेयक के विषय में, धन विधेयक एवं वित्त विधेयक के विषय को छोड़कर सभी साधारण विधेयक के विषय में जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर सभी साधारण विधेयक। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है साधारण विधेयक, और साधारण विधेयक जो है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है वह जो है वह भी उसमें भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। केवल साधारण विधेयक में ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है हमारा राज्यसभा की शक्तियों एवं कार्यों का वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है हम संसद के बारे में कुछ और वीडियो बनाने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे।